इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है या घटती है, यानी नियंत्रण क्षेत्र का जो दायरा है बढ़ता है घटता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कार्य की प्रकृति की चर्चा हमने की थी। तो कार्य की प्रकृति अगर एक जैसी होती है तो अधीनस्थों की संख्या बढ़ भी जाए तो भी प्रभावी नियंत्रण बना रह सकता है। लेकिन यदि कार्य की प्रकृति भिन्न भिन्न हो तो उच्च अधिकारी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी रखे, तभी वह उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। और यह निश्चित रूप में उच्च अधिकारी के लिए एक सीमा होती है कि वह अपने अधीन काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी रखे, यह कोई आवश्यक नहीं है। और निश्चित रूप में यह उसकी एक लिमिटेशन है कि वह एक सीमा तक ही 2 या 3 या 4 प्रकार के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी रख सकता है। लेकिन किसी संगठन में उच्च अधिकारी के अधीन जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, उन सभी के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी रखें, ये संभव नहीं है, ये मानवीय रूप से संभव नहीं है। इसीलिए कार्य की प्रकृति जो है अगर बदलती रहती है अधीनस्थों की, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य यदि वो कर रहे हैं तो नियंत्रण क्षेत्र का जो विस्तार सीमित हो जाता है। और इसी रूप में आप देखें कि यदि जो कार्य की जो प्रकृति है वो रूटीन टाइप की है, मैकेनाइज्ड है, यानी यंत्रकृत है, एक मशीन के माध्यम से कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, तो उसको नियंत्रित करना सरल हो जाता है। लेकिन अगर कार्य की प्रकृति बदलती है, जटिल है और नए नए तकनीक शामिल होते रहते हैं कार्य को संपादित करने में, तो उच्च अधिकारी के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी सीमा कम हो जाएगी नियंत्रण करने की। तो इसलिए कार्य एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है नियंत्रण विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला। इसी तरह समय से तात्पर्य यहाँ संगठन की आयु से। आप देखिए नए संगठनों की तुलना में जो पुराने संगठन होते हैं उसमें नियंत्रण का दायरा अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पुराने जो संगठन होते हैं उसमें एक स्थिरता आ जाती है, सभी को अपनी अपनी भूमिकाओं के बारे में पता होता है, अधीनस्थ अधिकारियों का अनुभव होता है कि कार्य को कैसे संपादित किया जाना चाहिए, और उन्होंने कार्य को करते करते दक्षता भी हासिल कर ली है। तो उच्च अधिकारी को अधीनस्थों के कार्यों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जैसे जैसे संगठन की आयु बढ़ती चली जाती है, अधीनस्थ जो है अपने कार्य को करने में दक्ष और प्रवीण होते जाते हैं, उनको बहुत अधिक नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे अनुभवी कर्मचारियों की संख्या अगर बढ़ भी जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसका अर्थ ये हुआ कि नियंत्रण का दायरा बढ़ जाएगा यदि काम करने वाले जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो अनुभवी हैं, और वो अनुभवी कब होंगे? जब संगठन की आयु अधिक होगी। तो इसलिए संगठन की जो आयु है वह अपने आप में एक नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार को निर्धारित करने वाला कारक बन जाता है। तो इसी के ठीक उल्टे स्थिति को अगर आप कल्पना करें कि कोई संगठन नया है, प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको अपने कार्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं, उसको अनुभव नहीं है, उससे बहुत गलतियां हो रही, तो उच्च अधिकारी को बार बार उनके कार्यों पर निगरानी रखनी पड़ती है, नियंत्रण रखना पड़ता है, उसे परामर्श देना पड़ता है, निर्देश देने पड़ते हैं। तो इसलिए वो उसका जो कार्य है उच्च अधिकारी का नियंत्रण का वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर अधीनस्थों की संख्या ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा हम नहीं रख सकते। इसीलिए जो आयु है संगठन की वह एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो स्थान को लेकर। स्थान से तात्पर्य क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक ही छत के अधीन, यानी एक ही बिल्डिंग में, है ना, एक ही कमरों में जो सुपरवाइज़र है यानी कि पर्यवेक्षक है या उच्च अधिकारी है, वह प्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थों के कार्यों को देख सकता है, उनके पास जा सकता है, अवलोकन कर सकता है, निर्देश दे सकता है, तो संख्या बढ़ जाएगी। परंतु मान लीजिए कि उसके जो अधीनस्थ हैं अलग अलग भवनों में हैं, अलग अलग दूरी पर हैं, अलग अलग स्थान पर हैं, तो ये जो दूरियां हैं उसकी वजह से जो है उन तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दूरी जो है वह अपने आप में
क्या होती है, नियंत्रण विस्तार क्षेत्र को कम करती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया जाता है तो उस प्रशासनिक व्यवस्था में इस बात को अधिक महत्व दिया जाता है कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहें, उसके समीप रहें। और इसीलिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जैसी अवधारणाओं का विकास हुआ और केंद्रीकरण के पक्ष में ये बात विशेष रूप से जो है कही जाती है कि इससे अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता है। लेकिन विकेंद्रीकृत अवस्था में क्या होती है कि जो अधीनस्थ इकाइयाँ होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में होती है, कार्यस्थलों पर होती है, फील्ड में होती है, तो केंद्रीय अधिकारी द्वारा बार बार वहाँ फिजिकली उपस्थित होकर उनके कार्यों पर नियंत्रण रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या कार्य की प्रकृति कैसी है, क्या अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि डायरेक्ट कंट्रोल की, प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता है तो ऐसे कार्यों को विकेंद्रीकृत नहीं किया जाता और उसको जो है अधीनस्थों के जो कार्य संपादित करें उनको अपने समीप ही रखा जाता है। यूँ कह लीजिए कि एक ही स्तर पे उन कार्यों को संपादित किया जाता है। लेकिन यदि नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है इतना आवश्यक नहीं है तो उन कार्यों को विकेंद्रीकृत भी किया जा सकता है। तो ये डेलीगेशन, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के जो सिद्धांत हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कार्य की प्रकृति कैसी है और स्थान और दूरी जो है का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाता है कि क्या हम इनको स्वायत्तता दे सकते हैं, क्या कार्य की प्रकृति ऐसी है कि इन्हें फील्ड में छोड़ा जा सकता है, इनके विवेक पर एक मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर दिशा निर्देश देकर और इन्हें कार्य का दायित्व समझाकर क्या इनको फ्रीडम दिया जा सकता है। तो बहुत सारे कार्य की प्रकृति ऐसी होती है कि क्षेत्रों में जाकर ही कार्य करना पड़ता है, तो वैसे में जिसको कहते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल बड़ा नहीं किया जा सकता, उसको सीमित करना पड़ता है। तो ये एक स्थान का आधार था। स्थान एक फैक्टर है जिसके आधार पर हम नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार को घटा सकते हैं। अगर एक ही भवन में स्थान अगर सीमित हो तो दायरा बढ़ जाएगा नियंत्रण का, अगर स्थान फैले हुए हों, दूर दूर हों, तो नियंत्रण जो है उसका दायरा जो है कम हो जाएगा। इसी प्रकार व्यक्तित्व की चर्चा होती है कि उच्च अधिकारी का व्यक्तित्व कैसा है। तो पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित दोनों की जो योग्यता है वह नियंत्रण विस्तार के दायरे को प्रभावित करती है। अगर पर्यवेक्षक समझदार है, ऊर्जावान है, तेजस्वी है, तेज तर्रार है, होशियार है, अपने कार्य को अच्छे से समझता है तो अधीनस्थों उसका दायरा जो है नियंत्रण का बढ़ जाएगा, परंतु ठीक विपरीत स्थिति में दायरा कम हो जाएगा। उसी तरह अधीनस्थ भी अगर अनुभवी प्रशिक्षित हैं तो नियंत्रण का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि वो अपने कार्य को नहीं समझते, अयोग्य हैं, अप्रशिक्षित हैं, तो दायरा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो नियंत्रण विस्तार क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो नियंत्रण विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन का जो स्तर है वो क्या है, यानी आप कितने ज़्यादा प्रौद्योगिकी और तकनीक का उपयोग करते हैं, संचार के साधनों की स्थिति क्या है। आजकल आप देखिए कि नियंत्रण विस्तार का जो क्षेत्र है, नियंत्रण क्षेत्र का जो विस्तार है वो बढ़ गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप कह सकते हैं, ई गवर्नेंस या यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आप देखिए ऑनलाइन चीज़ें जो है कंट्रोल में ली जा रही हैं। कोई व्यक्ति क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो सही तरीके से कर पाया नहीं, इसके लिए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती उच्च अधिकारी को, वो उसके साथ वीडियो कॉलिंग भी कर सकता है, क्षेत्र का पर्यवेक्षण भी कर सकता है, साथ ही साथ
वह बहुत सारी सूचनाएं जो है वो मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मंगवा सकता है, बहुत सारे निर्देश ईमेल के माध्यम से भेज सकता है, और कार्यों की रिपोर्ट प्रगति भी वह ईमेल के माध्यम से। तो आजकल जो है नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार बढ़ गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कार्यालय प्रबंधन है इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्तार होता जा रहा है, इसका यूज़ किया जा रहा है, टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए केंद्र में जो बैठा हुआ अधिकारी है वो क्षेत्र के अधिकारियों से बहुत सारे जो है सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाता है। वो दिशा निर्देश भेज सकता है और उनके कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त कर लेता है, और इस कार्य में बहुत कम समय लगता है। तो ई गवर्नेंस ने जो है नियंत्रण क्षेत्र के विस्तार को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि इसने स्पान ऑफ कंट्रोल को बढ़ा दिया। तो ये सारी बातें हम समझते हैं, इस शीर्षक को समझने में आपको सहायता की होगी कि स्पान ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि स्पान ऑफ जो कंट्रोल है वो हायरार्की के जो स्तर होते हैं, पदसोपान का जो स्तर होता है उसको भी क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है। यदि स्पान ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है तो किसी भी संगठन में जो पदसोपान के स्तर होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक उच्च अधिकारी अधिक से अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या कर रहा है, नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। तो फिर स्तरों की संख्या निश्चित रूप में कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्पान ऑफ कंट्रोल को अगर कम कर देते हैं तो फिर उच्च अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो संगठन में स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। तो पदसोपानिक ढांचा अधिक लंबा हो जाता है अगर स्पान ऑफ कंट्रोल को कम किया जाए, छोटा किया जाए, और स्पान ऑफ कंट्रोल को बढ़ा दोगे तो जो पदसोपान का जो ढांचा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक संबंध ध्यान में रखना चाहिए कि स्पान ऑफ कंट्रोल के बढ़ने से लेवल्स ऑफ जो हायरार्की है वो कम हो जाती है, और अगर स्पान ऑफ कंट्रोल जो है कम हो तो हायरार्की का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब हायरार्की के जो लेवल्स हैं अगर अधिक हो जाए तो निश्चित रूप में पदसोपान की जो समस्याएं हैं, पदसोपानिक संगठनों की जो कमियां हैं वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, अर्थात कार्यों में देरी, सूचनाओं के आदान प्रदान में विलम्ब, ये सारी समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी बातें इस शीर्षक को समझने के लिए आवश्यक थी जिसकी हमने आपसे चर्चा की है। अगले शीर्षक में हम लोग एक नए शीर्षक लेंगे, अगले वीडियो में नए शीर्षक लेंगे और हम चर्चा करेंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आज इतना ही, धन्यवाद।